फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। बजूका रैली मार्केट में, मंडे को मैसिव रैली, 2 दिन का कंसोलिडेशन, आज फिर एक बड़ी रैली। कैसे देख रहे हैं आप इसको? और अब हम 25,000 के ऊपर वापस, क्या ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे अब हम? वेल बढ़ना तो है ही, इवेंचुअली ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएंगे। बट अगर क्या हम आज जाएंगे, इस महीने जाएंगे, नेक्स्ट महीने, आई डोंट नो द आंसर टू दैट। बट ये जरूर ये है कि मार्केट रोज सुबह से शाम तक आई थिंक 2-3 बार ही चेंज होता है। आज सुबह आई थिंक कुछ टाइम पे नेगेटिव भी था, और अभी मार्केट अब 1.5% के करीब ऊपर है। और अगर आप देखें तो ये रुपी, अगर आप देखें रुपी डॉलर, आज रुपी वीक है। तो यूजुअली रुपी वीक अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो मार्केट में रुपी भी एक्चुअली स्ट्रांग हो जाता है थोड़ा सा। तो आज वो भी नहीं है, तो एक तरह से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक देर इज सम फॉर्म ऑफ रिलीफ। जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि रिजल्ट्स एक्चुअली डिसेंटली स्ट्रांग भी हैं, मिड कैप्स में, कुछ मिड कैप्स में और कुछ लार्ज कैप्स में भी। वो स्ट्रेंथ अब आपको थोड़ी सी स्टॉक प्राइस में आने लगी है। और आई थिंक डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहे हैं फंड्स के थ्रू। और उन्होंने ज़्यादा अपनी खरीदी इंक्रीज कर दी है, क्योंकि उनके कैश लेवल्स भी आई थिंक मार्च में काफ़ी ज़्यादा थे, अप्रैल में भी आई थिंक डिसेंट लेवल ऑफ कैश था। तो आई थिंक वो डिप्लॉय करने से आई थिंक मार्केट इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज। बट ये एक दिन के मूव में या फिर लास्ट 1 वीक के मूव में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। आप अगर मार्केट को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है रिसेंटली, क्योंकि मार्केट तो बस ऊपर ही गया है ऑलमोस्ट। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल आपने सही कहा, लगा ही नहीं कुछ मार्केट में, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए हैं, मार्केट ने सबको डाइजेस्ट कर लिया और शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिली। स्पेशली बैंक निफ्टी पे देखिए, जो लगातार दबाव सह रहा था, उसमें भी आज अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, हालांकि आपसे बहुत बार इस पर चर्चा भी हुई है दीपक जी, एक बार और टेक जानना चाहूँगी आपसे कि प्राइवेट बैंक्स पर, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर आपका नज़रिया क्या है अभी? आई थिंक लार्ज प्राइवेट बैंक्स में ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी ये है कि उनके उनका जो स्प्रेड है बहुत कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों में है। और जहाँ पे अगर कॉर्पोरेट की कैपेक्स की रिकवरी आएगी तो मोस्टली इट विल फेवर सम ऑफ द लार्ज बैंक्स ऑल्सो। और सिर्फ पीएसयूज को नहीं, आई थिंक लार्ज प्राइवेट बैंक्स को भी आई थिंक मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। और उनके पास जो अभी लीवे है क्रेडिट ग्रोथ का, वो काफी ज्यादा है उनको। और अपने दे मे नॉट नीड टू रेज फंड्स, तो और उनको अगर क्यूआईपी वगैरह करने की जरूरत होती तो स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता। लेकिन अभी उनके पास काफी अच्छी, उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज हैं काफी अच्छी हो गई हैं। तो उनको अगर लैंडिंग इंक्रीज भी करनी होगी तो आई थिंक दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये एक चीज है। और दूसरा, उनके यहाँ जो कंपटीशन है विच इज मोस्टली एनबीएफसीज एंड लोग जो पर्सनल लोन्स से, मतलब पर्सनल लोन देते थे, वो पर्सनल लोन्स का ग्रोथ अभी काफी कम हो गया है, विच इज नाउ डाउन टू लेस देन 10%। तो वहां पे भी अगर उनका कंपटीशन थोड़ा सफर कर रहा है, प्राइवेट बैंक्स की रिकवरी थोड़ी सी उससे पहले और ज्यादा होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स उनके प्राइवेट बैंक की जो वैल्यूएशंस हैं अब थोड़े से बेटर हो गए हैं पहले से। और इसकी वजह से भी थोड़ा सा आई थिंक रूम है ग्रोथ के लिए। लेकिन ये कहूंगा कि हमारे पास हमारे पीएमएस में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, तो हमें हमारा बायस भी बिल्कुल वहां पे है। लेकिन इस स्टेज ऑफ ग्रोथ पे ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आई थिंक इनमें से आपको चुन के अच्छी बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पोजीशन जरूर लेना चाहिए। अच्छा दीपक जी, अभी ईएमएस सेगमेंट की बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक टिप्पणी आई, उन्होंने टिम कुक साहब को फ़ोन करके बोला कि, और बात की कि भाई आप एप्पल का, मतलब फ़ोन का है, उसका निर्माण भारत में ना करिए। माइट भी ये भी हो सकता है कि पोस्चरिंग कर रहे हो, भारत को एक बार फिर से टैरिफ टेबल पे थोड़ा सा वो एक्सक्यूज़ कर रहे हो। लेकिन आप मानते, मतलब ईएमएस सेगमेंट को कैसे देखते हैं इस प्राइस पे, इस वातावरण में, इस न्यूज़ फ्लो के बीच में? ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने एक बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन एसेट्स जनरेट किया था। अब इस प्राइस वैसे पे, इस माहौल में आपका व्यू क्या है इस वक्त?
विनेंद्र जी, सच कहूं तो उन्होंने एक्चुअली जो कहा वो कहा कि आप इंडिया में इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर कीजिए, यूएस में यूएस के लिए मैन्युफैक्चर कीजिए। वो तो अपने हित के लिए बात कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही। लेकिन इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है कि अगर इंडिया भी खुद अपने के लिए मैन्युफैक्चर करे तो अच्छा है। हम बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग सेलफोन्स के कवर, सेलफोन्स का जो फ्रंट का ग्लास होता है, हम हर चीज को इम्पोर्ट करते हैं। इसमें अगर हम खुद थोड़ा सा अपने लिए खुद ही बनाएं, बाकी वर्ल्ड के लिए ना बनाएं, तो एटलीस्ट हमारा इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो जाएगा और अपनी लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, फैसिलिटीज है, कैपेक्स है, एम्प्लॉयज है, वो सब बेनिफिट हो जाएगा, वो पूरा इकोसिस्टम। आई थिंक वो उस इससे वो जानना जरूरी होता है। और दूसरी बात, जो ट्रम्प आज ये कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, वो उनका मतलब डेली नजरिया अलग रहता है, तो उससे ज्यादा आप उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने जो कहा वो आई थिंक इंडिया को इसीलिए अपनाना चाहिए कि हम खुद अपने लिए बनाएं, इंडिया में अपने लिए बनाएं, वो ही बेटर होगा, ना कि हम पूरी वर्ल्ड के लिए। वो बाद में आएगा बात जब नहीं तो है। आएगा, लेकिन हम अपने खुद के लिए बनाएंगे उसी क्वालिटी का जिस क्वालिटी पे वर्ल्ड बनाती है, तो आई थिंक दैट इज बेटर फॉर अस। तो इसमें मैं ट्रम्प को कुछ मतलब उन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं कहा है, उन्होंने अपने हित के लिए कहा है। वो हर कंट्री अपने हित में ही सोचती है। नहीं बिल्कुल, वो तो है ही, खैर सबको सोचना भी चाहिए अपने हित में। माफ़ कीजिएगा। दीपक जी, एक सेक्टर जिसने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई इस पूरे महीने, चाहे वॉर से पहले या इवन वॉर के बाद, वो है डिफेंस। और भारतीय डिफेंस का लोहा सबने माना। अब डिबेट ये है कि कितना कुछ प्राइस में है। स्टॉक्स एक्सपेंसिव हैं नॉर्मल मल्टीपल्स के हिसाब से, और यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा इस समय? आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली अनुज जी क्या हुआ है कि जो डिफेंस का, जो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। मतलब हम इतनी छोटी कंट्री हैं, फिर भी हम सऊदी अरेबिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड आर्म्स इंपोर्टर हैं। हम खुद अपने डिफेंस के आर्म्स नहीं बनाते हैं, लेकिन ये नजरिया हमारा 2 साल से थोड़ा सा चेंज होने लगा है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि देखिए, हमें से ज्यादा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, जिससे जितना ज्यादा हो सके। HAL ने प्लेन बनाना था, लेकिन वो इंजन जी से मंगवा रही है। जी जब इंजन चाहेगी तभी देगी, और उसमें भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगी। तो हम बाहर वाली कंट्री पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रखना चाहते हैं। तो आई थिंक इंडिया भी खुद अपने एयरक्राफ्ट इंजन बनाए, खुद अपने मिसाइल्स बनाए, खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाए। वो आई थिंक नजरिया एटलीस्ट गवर्नमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट तय है कि यही होना चाहिए आगे जाके। इस हिसाब से क्या होता है कि मार्केट में जो इनकी मार्केट कैप 10,000, 11,000, 12,000 करोड़ हुआ करती थी पहले, अब वो 1 लाख करोड़ के करीब हो गई, क्योंकि मार्केट खुद ही 10x, 5x, 10x हो गया इन कंपनीज के लिए। आई थिंक ये बढ़ के और इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना हमारा डिफेंस बजट है, डिफेंस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइटम इन आर गवर्नमेंट एक्सपेंस। वो अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा था, कैपेक्स का, जो डिफेंस कैपेक्स का बजट है, वो अब डोमेस्टिकली यूज होगा, तो आई थिंक इन कंपनीज को इतना बेनिफिट होगा कि इनकी जो रेवेन्यूज हैं 4x, 5x ऐसी हो जाएंगी इन इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो इसकी वजह से आई थिंक प्राइस को आपको मायने देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन प्राइस और वैल्यूएशन को उस हिसाब से देखना चाहिए कि मार्केट भी इतना एक्सपैंड हो रहा है। इसमें आई थिंक काफी डिफेंस कंपनीज, उनका जो लाइक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो इस वॉर के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ गया। आई थिंक इसीलिए इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन इनमें कुछ कंपनीज में अभी भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो अभी भी 10-12 हजार करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रही हैं, जिनका अपॉर्चुनिटी साइज 4x, 5x हो चुका है। बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी स्पेस में दिखती है। दीपक जी, एक ब्रॉडर क्वेश्चन कि जब 2025 की शुरुआत हुई थी तो बहुत माना जा रहा था कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आप निवेश करें, क्योंकि रिस्क जिस तरीके से देखने को मिल रहे थे, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, और आप भी अभी आपने मेंशन किया कि लग ही नहीं रहा बाजार को देखकर कुछ बड़ा इवेंट भी निकला है। लेकिन 2025 के अप्रैल के डेटा की बात करूँ तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने करीब 6% की ग्रोथ दिखाई है, वही निफ्टी मिड कैप 100 ने 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे वृद्धि हमें देखने को मिली। तो क्या आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो ऐसे भी हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, निवेश क्या मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए श्रेया जी, क्योंकि एक्चुअली इसलिए ये जरूरी है कि आपका मिक्स ठीक हो लार्ज मिड और स्मॉल में। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज, अब लास्ट ईयर देखिए, अगर आप मार्च अप्रैल की बात करें तो सब लोगों ने हमें यही बोला कि देखो बबल है, बहुत बढ़ गए हैं ऐसे वाले स्टॉक्स, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा बबल हो गया, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आप स्मॉल कैप के 1 ईयर रिटर्न्स देखें अभी भी, तो कुछ स्मॉल कैप के फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी उन्होंने अपने अर्निंग्स को भी इतना बढ़ाया कि, और उनके स्टॉक प्राइस भी आई थिंक 2x हो गए हैं उनसे उस टाइम से। तो ये जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम देखें कि मार्केट में स्मॉल कैप्स बढ़ गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप्स इतने एक्सपेंसिव हो गए कि नहीं होना चाहिए कभी आपके पोर्टफोलियो में। आज भी मैं यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके आपको आई थिंक यू कैन गेट मोर प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इनमें ग्रोथ की बहुत क्षमता है, बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। लेकिन ये है, ये एक चीज़ और है कि जब कल एम्फी का डेटा आया था, हमें नज़र आया था कि फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा लोगों नेट न्यू इनफ्लोज आए, मतलब नया पैसा फ्लेक्सी कैप फंड्स को गए सबसे ज़्यादा। लेकिन सेकेंड लेवल पे आया था स्मॉल कैप फंड्स। ये नहीं कि लार्ज कैप फंड्स को ज्यादा पैसा मिला या मिड कैप, एटलीस्ट सेकेंड लार्जेस्ट वाज स्मॉल कैप फंड्स। सो आई थिंक इंडिया की जो जनता है वो भी स्मॉल कैप्स पे ही बेट कर रही है कि देखिए इनमें ग्रोथ और है आगे, इवन दो दे आर मोर वोलेटाइल। सो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका यूनिवर्स स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है, 250 प्लस स्टॉक्स हैं वहां पे। मिड कैप्स में 150 करीब स्टॉक्स हैं, वो आपको वहां भी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। लार्ज कैप में 100 ही स्टॉक्स हैं, और उनमें कुछ स्टॉक्स ऐसे, जैसे मैंने कहा प्राइवेट बैंक्स है, ऐसे कुछ वहां पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नजर आ रही हैं। कुछ स्टॉक्स में नहीं शायद, क्योंकि जैसे आईटी हुआ, वहां पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको वहां पे भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आपको आई थिंक बैलेंस करके तीनों में ये रखना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे स्मॉल कैप से निकल जाओ और फिर बाहर से देखो कि प्राइस जा रहा है, बढ़ रहा है, और मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये फिर मोमेंटम जैसे बाजार में पकड़ा, और दीपक जी जिस प्रकार से हम बहुत क्लोज हैं प्रीवियस हाई के, इट्स हार्डली डिफरेंशियल ऑफ 1000 एंड 1100 पॉइंट्स, पूरे कैपिटल मार्केट थीम ने फिर जोर पकड़ लिया। आपको क्या लगता है, आई मीन अभी भी इस वक्त टाइम है बीएससी एक्सचेंजेस को पकड़ने का, एमसीएक्स को, या फिर तमाम कैपिटल मार्केट की थीम को, दैट वी हैव कैम्प, सीडीएसएल, देन एंजल वन, पूरा ब्रोकिंग कम्युनिटी के स्टॉक्स को? कैपिटल मार्केट्स बिल्कुल, आई थिंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़ रहा है। इंडिया जैसे अब आरबीआई डेटा बहुत धीरे से रिलीज करती है, पर उस डेटा में एक चीज है कि इंडिया की जो सेविंग्स है वो किस तरह से बाइफरकेट हो रही है, और फाइनेंशियल सेविंग्स कहाँ पे जानी है। तो एक रिपोर्ट आया था आई थिंक एक साल पहले या 1.5 साल पहले, जहां पे देखा था कि जो इंडिया सेव करती है, पहले रियल एस्टेट और गोल्ड में सेव किया करती थी, थोड़ा सा बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में सेव करती थी, लेकिन ज्यादातर रियल एस्टेट और गोल्ड में हुआ करता था इंडिया का सेविंग। अब बढ़ के वो 53% ऑफ सेविंग्स मूव होके फाइनेंशियल सेविंग्स में आ गया, या तो एफडी में डालते हैं, या फिर इंश्योरेंस, या फिर म्यूचुअल फंड में। अभी भी आप देख रहे हो, अगर मार्केट गिरा भी है लास्ट 3-4 महीने में, 25,000 से 26,000 करोड़ महीने के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स वो अलग से। लेकिन ये जो पैसा है ये भी फाइनेंशियल मार्केट्स में ही आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस हुए या फिर डिपॉजिटरीज हुए, कुछ कंपनी जिनका आपने नाम लिया वो हमारे पोर्टफोलियोज में है, तो मैं कोई नाम का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये मॉडल जो है, जहाँ पे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज हैं वो पैसा, वो प्रॉफिट्स और बनाएंगी, ये बिल्कुल सच है कि। और लेकिन मैं तो बायस्ड हूँ, क्योंकि हमारे को म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला है, तो मुझे इस सेगमेंट में बुलिश होना ही पड़ेगा। लेकिन इस सेगमेंट में आई थिंक प्रॉफिट्स और ग्रोथ काफी स्ट्रांग होंगी नेक्स्ट डेकेड में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ओहो दीपक जी, अब याद आया आपकी मुस्कुराहट और आपके कन्विक्शन का राज। मजाक कर रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।